गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू फिल अ फॉर्म। आप सभी का फिल अ फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और जो क्लास में ज्वाइन करते जाएंगे वो अपनी प्रेजेंस एवरीडे की तरह शो करते जाएंगे मुझे। विनय जी, हरी जी, रोहित जी, निधि जी, खुशबू जी, प्रतीक्षा जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल आप लोग टाइम से जुड़ गए हैं मेरे साथ और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि बिल्कुल 6 बजे मैं क्लास में हाजिर हो जाऊं आप लोगों के लिए। बबली जी, वेरी गुड इवनिंग। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी ज़ोर शोर से तो कर ही रहे हैं। नंबर भी आप लोगों के अच्छे आ रहे हैं। अंजलि जी एंड सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए तब तक हम थोड़ा सा इंट्रो कर देते हैं। जो नए हमारे साथ कुछ मेंबर्स एवरीडे जुड़ते हैं उनके लिए बताना ज़रूरी होता है कि फिलअप फॉर्म जो है हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सीटेट की और नेट की क्लासेस अवेलेबल हैं। और जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो रेगुलर रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट पता चलेगा कि रेगुलर होने का क्या बेनिफिट होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको रेगुलर रहना है, रोज़ की क्लास अटेंड करनी है। टाइम टेबल मैं एवरीडे शो कर देती हूँ आपको क्लास में ही, तो आप लोग शुरू से आखिरी तक कोशिश करिए बने रहने की। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको बीच बीच में देती रहती हूँ। खुशबू जी गुड इवनिंग, राधा जी गुड इवनिंग। ठंड पड़ रही है मैम? ठंड तो कम हो गई अभी, कुछ दिनों से 2-3 दिन हो गए यहाँ ठंड काफ़ी कम हो गई है। नहीं तो 2-2 स्वेटर पहनने की नौबत आ गई थी और बहुत ठंड हो रही थी, पर अभी कुछ दिनों से ठंड कुछ कम है। देखिए अब ये सब आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। डेट का एक्चुअली मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं अभी कहीं बाहर थी, जस्ट अभी आई हूँ और आप लोगों का क्लास अटेंड कर रही हूँ। तो मैं एक्चुअली घर पे थी नहीं, तो मैंने देखा ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या डेट आ गई है। अगर इस बीच आ गई होगी तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं कहीं बाहर गई हुई थी और जस्ट अभी आई हूँ क्लास के टाइम पर और मैंने क्लास स्टार्ट की है आप लोगों की आकर के। तो इसलिए मुझे अभी कोई जानकारी रिसेंटली नहीं पता है। आफ्टर क्लास में फिर देख पाऊँगी कि क्या है। ओके, डेट आ गई है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं एक्चुअली थी नहीं घर पे तो मुझे मालूम नहीं चल पाया और क्लास में छोड़ना नहीं चाहती थी, तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए भागते भागते आई, फिर आपको बस क्लास में बैठ गई। तो मैंने देखा ही नहीं मोबाइल ओपन करके कि क्या है अपडेट्स। ओके ओके फाइन, चलिए आप लोगों का थोड़ा डाउट भी अब दूर हो जाएगा कि भाई एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। मुझे जानकारी देनी पड़ी चाहिए थी बट आप मुझे जानकारी दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। अलर्ट हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा टाइम टेबल है, जो हमारी क्लासेस अभी रिसेंटली चल रही हैं उनकी ये आपको दिख जाएगा कि किस किस टाइम पे कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं। ओके फाइन, 29 दिसंबर से 25 जनवरी तक। ओके वेरी नाइस। चलिए आप लोगों को थोड़ा टाइम और मिल जाएगा
जो भी प्रैक्टिस आपकी करनी है उसके लिए एक हमारे पास अब एक क्लियर हो गया कि हाँ हमें कितने दिन क्या क्या पढ़ना है। उस हिसाब से हम अपना ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। अब हम एक तरह से रिवाइज ही कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते होंगे कि जो आपने किए हुए हैं उस तरह के क्वेश्चन भी आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। नहीं नहीं, शादी में नहीं गई थी मैं, यहीं पास में ही गई हुई थी, बट जल्दी जल्दी में आई फिर, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा क्लास के लिए। तो मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली। और दोपहर को भी मेरी कोचिंग क्लास रहती है बच्चों की, तो मैंने उस टाइम पे भी नहीं देखा, आज मोबाइल ही नहीं देखा मैंने, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि क्या अपडेट्स आए हैं। नहीं, चाय भी नहीं पिया आज मैंने। कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा। चाय तो पीती हूँ बट पिया नहीं है। कितनी चिंता आप लोगों को लगी रहती है। एक हम डायरेक्टली मिलते भी नहीं हैं बट इतनी चिंता आप लोगों को रहती है, इतना केयर आप लोग करते हैं। थैंक्स फॉर केयरिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं हमारा टाइम टेबल। हमने देख लिया हमारा, जो देखिए ये 100% जो है फ्री क्लासेस आप लोग की है, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। एवरीडे आप अटेंड कर रहे हैं, आप लोग को खुद भी पता है कि 3 महीने से ये क्लासेस चल रही हैं और आपका कोई पैसा खर्च इसमें नहीं हुआ है। तो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं आप, तो आप जानते हैं इन चीज़ों को। और आगे हम देखेंगे कि जो साइंस की क्लास का आप लोगों को रिक्वायरमेंट था सेकंड पेपर के लिए, वो भी आप लोग का रिक्वायरमेंट पूरा कर दिया गया है। और 1 बजे से साइंस की क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं, है ना। 12 तारीख से स्टार्ट है और 1 बजे दोपहर को लगती है ये क्लास, 1 घंटे की। उसके बाद हम देखेंगे कि ये व्हाट्सएप पे भी कुछ क्लासेस हमने अरेंज की है, जिसमें बच्चों को फुल क्लास मिल जाएगी। 5000 MCQs मिलेंगे, 20+ PYQ मिलेंगे आपको, मॉक टेस्ट है। तो ये सबका एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। और नंबर आप लोग को स्क्रीन पे शो हो ही रहा है, 8233651148। तो इसमें क्या है कि इससे इजी ये हो जाएगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ़ोन कर रहे हैं नहीं कोई उठा रहा है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं एटलीस्ट, तो आपको जो भी है जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको 199 में ये कोर्स है, बहुत ही कम है रेट, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। तो ईजिली जो लोग ये कोर्स लेना चाहते हैं वो ग्रैब कर सकते हैं कोर्स को। और सीटेट की जो ऑनलाइन क्विज़ है, ये इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 5 बजे से इसका टाइमिंग रहता है क्विज़ का। और पेपर 1 और 2 के लिए क्विज़ जो है ये स्टार्ट की गई हैं। नीचे इसका लिंक पे आपको दिख रहा है और फ़ोन नंबर तो सेम है। और खुशबू जी बोल रही हैं कि टी पी लीजिए। नहीं, टी अब मैं अभी नहीं पीऊँगी, अभी तो आप लोग को पहले पढ़ाना है मेरा काम, और उसके बाद ही फिर टी होगी। कोई बात नहीं, पानी भी नहीं पिया मैंने। अभी अब कुछ नहीं, अब बस काम दिख रहा है ना, तो अभी भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी मुझे। लेकिन हाँ, क्लास जैसे ही ख़त्म होगी तो मुझे बहुत तेज़ की प्यास लगने वाली है, क्योंकि हम कंटिन्यू बोलते रहेंगे। और यहाँ पानी इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि पानी कहीं गलती से लैपटॉप पर गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं पानी अपने आसपास भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मूव करती रहती हूँ हाथ वगैरह आप लोग को समझाते वक्त, तो इसलिए ये सब चीज़ें मैं नहीं रखती हूँ यहाँ पे। चलिए, तो क्लास में आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग एक दूसरे की केयर भी कर रहे हैं, मुझे भी आप लोग इतना पूछते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। टीना जी, मीला जी, पूजा जी, और जो लोग भी हैं वो सभी को गुड इवनिंग। अगर कोई छूट गए हैं तो उन सभी को गुड इवनिंग है मेरी तरफ से, ठीक है। लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ओके। आप टाइमिंग थोड़ा देख करके ओपन करिए, 5 बजे से रहती है इसमें जो क्विज़ की टाइमिंग है, उस टाइम पे आप लिंक ओपन करिए, ठीक है। तो टाइमिंग थोड़ा देखिए, हो सकता है कि टाइमिंग के पहले आपने किया होगा मे बी, इसलिए, और फिर इसलिए नहीं खुल रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो आप लोग करेंगे क्विज़, इसमें आपको फ्री ईयरफोन जीतने का मौका मिलेगा। और ये गिव अवे रहेगा, ये आपका 18 दिसंबर को रहेगा और ये 7 बजे रहेगा, ठीक है। तो इसकी भी टाइमिंग दे दी गई है, तो ये 7 o'clock पे आपको पता चल जाएगा। गिव अवे का जो है 18 दिसंबर का आपका रहेगा, ठीक। तो जिसको भी कोई क्वेरी है, वो नीचे एक और नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे, उसमें आप लोग जो भी आपकी क्वेरी है उसको पूछ सकते हैं, 8209837844, ठीक है। तो इसमें आपको एक ईयरफोन जीतने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए इसको आप ग्रैब कर सकते हैं, ये मौका छोड़िए मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी जो है आज MCQ की क्लास रहेगी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर इन्हेंसिंग द एबिलिटी ऑफ अ गिफ्टेड स्टूडेंट ऑफ साइंस। देखिए, विज्ञान के जो प्रतिभाशाली
छात्र हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? ठीक है, कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसको प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए, नई परियोजना में उसकी मदद के लिए, उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देशित करना। ओके ठीक है, मैं इसके लिए आप लोग का जो क्विज़ ओपन नहीं हो रहा है इसके लिए भी बात करती हूँ। आज मैं एक मैसेज करूँगी सर को। और इसका देखिए राइट आंसर जो है वो कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था, बट कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक कर दे रहे हैं इस चीज़ पे, तो ध्यान से आप समझिए। देखिए प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेरिट बेस वाले जो स्टूडेंट, मैंने कल आप लोगों को बताया भी था इस बारे में, हमारा डिस्कशन भी हुआ था कल की क्लास में, कि जो प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं उनको नए नए काम दिए जाते हैं क्योंकि वो बाकी बच्चों से कुछ हटकर होते हैं, उनमें प्रतिभाएं कुछ ज़्यादा होती हैं। अब जैसे एवरीडे उनको जो काम दिया जा रहा है वो तो दिया ही जाएगा, ठीक है, लेकिन नई परियोजनाओं में उनको हेल्प करने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स उनको दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, उनको फ़ायदा मिलता है क्योंकि उनकी जो स्किल है वो नॉर्मल जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। तो जो एवरेज बच्चे हैं वो जो क्लास में चल रहा है उसको कर पाते हैं, जो थोड़े स्लो गेनर हैं वो धीरे धीरे एवरेज की कंडीशन में आ रहे हैं, लेकिन जो मेरिट बेस वाले प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत आगे रहते हैं, वो जो नॉर्मल कोर्स चलता है उससे वो आगे चलते हैं। तो उनके लिए फिर क्या हो जाता है कि वो क्लास में फिर परेशान होते हैं कि हम आगे क्या करें। तो उनको क्या करना चाहिए, इस तरह के जो बच्चे अगर आपको क्लास में दिखते हैं तो उनको किसी ऐसे परियोजना में कोई नया प्रोजेक्ट उनको देना चाहिए जिसमें वो बिजी रहें और अपनी स्किल को उसमें दिखा सकें। तो देखिए खासकर साइंस में ये सब चीज़ें होती हैं, उनको कई सारे मॉडल प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि आप इस पे काम करिए, उनको मौका दिया जाता है। बड़ी क्लासेस में भी क्या होता है कि उनको नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने में जोड़ा जाता है ग्रुप में, और एक बच्चों का अच्छा ग्रुप बना करके उनको साइंस का कोई एग्जीबिशन करवाते हैं, किसी भी तरह का इस तरह का काम करवाते हैं जिसमें उनका जो स्किल है वो और ज़्यादा निखर कर आए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल। ये जो है नॉट नेगेटिव में है ये क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। थोड़े लंबे लंबे रहते हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चन है आज, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पेडागोजिकल ही हैं। ये क्वेश्चन न जाने कितने बार कराया जा चुका है और अलग अलग ढंग से कराया जा चुका है, इसलिए आप लोगों के बिल्कुल बैठ गया है दिमाग में कि जहाँ भी नेगेटिव में आ रहा है, मतलब परिभाषाओं की बात अगर कहीं पे भी हो रही है तो उसको आपको क्या कर देना है, इसमें नेगेटिव मानना है। ठीक है, तो ये कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह के मैंने करवाए होंगे जिसमें अलग अलग ढंग से इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है, लेकिन उनका जो मूल उद्देश्य है उस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का वो यही है कि बच्चे जो हैं परिभाषाओं के साथ कोई भी चीज़ नहीं सीख पाते हैं। और एक चीज़ मैंने बताया था कि पर्यावरण के साथ अपने जीवन को वो जो जी रहे हैं उसको संलग्न करके चलना, अधिक से अधिक खोजना, है ना, एक्सप्लोर करना, ये जो चीज़ें होती हैं ये हम बेसिकली इसमें उद्देश्य हमारा ये होता है। और परिभाषाओं को क्या करते हैं, हम नहीं गिनते हैं इसमें। परिभाषाओं द्वारा बच्चे कुछ भी सीख नहीं सकते क्योंकि वो रटने की प्रवृत्ति हो जाती है। अब रटने की भी प्रवृत्ति जो है वो नकारात्मक श्रेणी में आ जाएगा, मतलब उसको आप नेगेटिव मानेंगे कि बच्चा जो है हर चीज़ लर्न कर ले रहा है, बस रट ले रहा है और बस वहाँ जाके लिख दे रहा है। तो ये नहीं, बच्चे को सीखना है, समझना है, अपने आप के जीवन में उस चीज़ को ले करके उस हिसाब से उसको समझ के चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थॉट ऑफ शोइंग a sample railway ticket on EVS टेक्स्ट बुक। EVS पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार, मतलब रेलवे का एक टिकट बच्चों को दिखाया जा रहा है, तो वो किस कारण से होगा? छात्रों को रेल का किराया बताने के बारे में, उन्हें टिकट उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान करना, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना
और वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। ज़्यादातर इसमें आंसर जो है डी में ही आ रहे हैं और डी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। तो देखिए, वास्तविक जानकारी के साथ साथ क्या हो रहा है, बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। मतलब अब उसमें रेल का किराया दिखा के कोई फ़ायदा है नहीं बच्चों को, है ना, क्योंकि वो उस चीज़ को बच्चे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बच्चों को अगर टिकट दिखाया जा रहा है तो उनको ये बताया जाएगा कि देखिए बोर्डिंग का मतलब क्या होता है, अराइवल का मतलब क्या होता है, उसके बाद आपका डिपार्चर का मतलब क्या होता है, उसके बाद किस तरह से सीट्स होती हैं, ये सब जानकारी उनको बताई जाती है। फिर कहाँ से कहाँ तक ये रेलगाड़ी जो है ये जा रही है, उसका नंबर क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है, हमको एक ट्रेन का जो टिकट होता है हमें मालूम होना चाहिए कि उस टिकट में कौन सा बर्थ हमने लिया है, किस व्यक्ति के लिए कौन सा बर्थ है। तो ये जब हम टिकट का रिजर्वेशन करते हैं तो ये हमें पता रहता है कि हमको लोअर बर्थ मिला है, कि हमको अपर मिला है, मिडिल मिला है, कौन से नंबर का है, कौन सी बोगी में है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें जानकारी रहती है। तो बच्चे क्या सीखते हैं, अगर इस तरह की चीज़ें बच्चों को दिखाई जा रही हैं तो बच्चे ये सीखेंगे कि हाँ भाई, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं, उनको अवलोकन करने का मौका मिलेगा, ऑब्जर्व कर पाएंगे वो उस चीज़ को, और कौशल विकसित कर, मतलब उनको पता रहेगा। अब कंप्यूटर के लिए जो क्लासेस होती हैं, अगर सिर्फ बुक में ही कंप्यूटर को पढ़ा दिया जाए तो बच्चों को क्या पता रहेगा कि कहाँ से वो ऑन होता है, कहाँ से ऑफ होता है। तो बच्चों को क्या करते हैं, कंप्यूटर की क्लास में ले जाया जाता है, वहाँ उनको कंप्यूटर को टच करने दिया जाता है, बताया जाता है कि कहाँ से ऑन करना है, कहाँ से ऑफ करना है। आपको इसमें बच्चों को बेसिकली ड्राइंग सिखाया जाता है ताकि वो उस चीज़ को कर पाएँ, क्योंकि उनको इंटरेस्ट आता है उसमें। तो सबसे पहले शुरुआत जो है ज़्यादातर ड्राइंग से ही की जाती है, आगे फिर वो अपनी क्लास में और चीज़ें समझते हैं। तो जो और लोग आते जा रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। ओके फाइन, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ बातचीत भी हो रही है आप लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन कैन बी बेस्ट टॉट इन क्लास, है ना। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करके उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। इस तरह से ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। नंबर 4 डाल के करेंगे आंसर। थोड़ा वीडियो अगर पीछे हो जाते हैं तो उसको आगे बढ़ा लीजिए, थोड़ा क्लिक कर करके आगे कर लीजिए। हो सकता है कि आप पीछे हो गए होंगे, 2-3 बार हाथों से उंगली से क्लिक करिए और वो वीडियो आपकी आगे बढ़ जाएगी। तो आप बराबर चलेंगे क्लास के, क्योंकि लाइव क्लास चल रही है आपकी। फटाफट आंसर आते हैं। वेरी गुड, सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। तो देखिए सी एक किसी ने गलत आंसर किया, ए आंसर किया। ओके कोई बात नहीं। हाँ, तो देखिए सी आंसर लगभग सबके आ रहे हैं। बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन आप लोगों को खुद अपने बचपन का भी याद होगा, ऑलमोस्ट सभी ने किया होगा कि वो जो काला चना होता है, देसी चना, टीचर्स बोलते थे कि आप कुछ दाने उसके लेकर के पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद एक दिन उसको वैसे भीगे रहने दीजिए और नेक्स्ट डे उसको गीले कपड़े में लपेट कर रखिए और फिर देखिए उसमें से कैसे अंकुरण होता है। तो ये बच्चों को कहने से क्या होता है कि बच्चे खुद उस चीज़ को करते हैं और करके सीखते हैं। तो करके सीखना है ना, मतलब उनकी जो स्किल है वो और उनकी जो दक्षता है वो और अच्छी बढ़ जाएगी इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने खुद किया है। तो रटने का सवाल ही नहीं होता है, वो क्या कर पाते हैं, इस चीज़ को खुद करके और समझ पाते हैं। ठीक है, हाँ नंबर भी अपने शो करते जा रहे हैं। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। जिनको 4 नंबर मिल गए हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन बी डन इन ईवीएस क्लासरूम? ईवीएस क्लास में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं।
अगर करते हैं तो क्या होता है? छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए, वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो किसी भी तरह का प्रयोग या प्रदर्शन जो किया जाता है वो उसका कारण क्या होता है, वो हम क्या कर सकते हैं? आंसर आने शुरू हो गए हैं और राइट आंसर भी ए ही है और आप सबके आंसर भी ए आ रहे हैं। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने जो अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में क्या होता है? सहायता मिलती है। वेरी गुड गोइंग। ठीक है, तो इससे क्या होता है? बच्चे जो हैं अपने दम पर सीख लेते हैं और खुद अवलोकन करके देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि साइंस की प्रैक्टिकल क्लास उसमें जाते हैं तो वो वहाँ पे जा करके और कई तरह के लैब जो जिसको कहा जाता है, लैब में वो लेकर के जाते हैं प्रयोगशाला में, और वहाँ पर बच्चों से कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं कि आप खुद करिए, इसको मिक्स करने से क्या होगा, उसको मिक्स करने से क्या होगा। तो वो खुद करके जो देखते हैं तो उनको याद रह जाती हैं वो चीज़ें, और खुद करने से उनको मतलब लिखना, किसी चीज़ को हमने रट के लिख लिया वो हम कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो हमने खुद किया होता है, अनुभव किया होता है, एक्सपेरिमेंट किया होता है, वो हमको याद रहता है। तो इसलिए ये करवाने से छात्रों को अपने दम पर सीखने और अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द असाइनमेंट? असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। दूसरा है असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। तीसरा, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। और लास्ट है माता पिता भाई बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। थोड़ा लंबा है क्वेश्चन। वेरी गुड गोइंग, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत ही खुशी मिलती है जब आंसर फटाफट आते हैं और सभी आंसर सही होते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड गोइंग, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो असाइनमेंट जो है शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने, उन्हें स्पष्ट रूप से करने का जो है अवसर प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि लास्ट वाला जो है देखिए बिल्कुल भी किसी भी तरह से फिट नहीं बैठता है। माता पिता की प्रतिभा देख के क्या करा जाए, है ना। लेकिन कई बार होता ये है कि बच्चों को कोई असाइनमेंट दिया जाता है और जो है उसके घर के लोग जो है हेल्प करते हैं। तो जब कंपटीशन कराया जाता है, जैसे जब मैं स्कूल में देखती हूँ बच्चों को पढ़ाती थी पहले, अभी तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, तो पहले जब मैं पढ़ाती थी तो वहाँ पे हम बच्चों को असाइनमेंट दिया करते थे। तो कई बच्चों के असाइनमेंट्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करते थे, लेकिन अगर कंपटीशन होता था तो मैं उन बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये बच्चों ने खुद नहीं बनाया है। तो हम उन्हीं बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड जजमेंट करते थे जिन बच्चों ने खुद बनाया है। वो देखने से पता चल जाता है कि इनके माता पिता ने बनाया है या इन बच्चों ने खुद बनाया है। तो बच्चों को पहले से ही बताया जाता था कि अगर आप अपने माता पिता से बना के लाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो आपको खुद बनाना है। तो बच्चे खुद बनाते थे और उसके बाद वो जब जीतते थे तो उनमें क्या होती थी, कॉन्फिडेंस जो है और बढ़ जाती थी। तो ये हमारा काम होता है कि बच्चे जो हैं खुद उसको करने में विश्वास रखें, ना कि अपने भाई बहन या बड़ों से बनवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईवीएस क्लास शुड एंगेज लर्नर इन हैंड ऑन एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिगेशन एट द हेल्प देम। ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों के हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। मतलब उनके खुद के हाथ के काम होने चाहिए, है ना, ऐसे काम जो वो खुद करें। अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना। वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जानना। विषय में रुचि का विकास करना।
तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है। कुछ लोगों ने डी किया है, बट कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो कोशिश आप करते रहिए, जीत तो आपकी होनी ही है। तो जिन्होंने ए आंसर किया है बिल्कुल राइट है। डी जिन्होंने किया वो थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं आई थिंक। तो देखिए क्या है, कक्षा बच्चे खुद कर रहे हैं उस काम को, है ना। तो वो क्या है, उस चीज़ के लिए फ्री है। मैंने वही बताया आप लोगों को कि वो खुद से करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो वो क्या है, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का क्या करते हैं, अन्वेषण करते हैं, सबसे पहली चीज। लेकिन हाँ, अगर इन सभी ऑप्शनों में लास्ट ऑप्शन होता उपयुक्त सभी, तो तब आप क्या करते, उपयुक्त सभी को आप क्या करते, चुनते। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जो हैं इसमें से लग रहा है कि आंसर हो सकते हैं। क्योंकि विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, ये भी हो सकता है भाई, विज्ञान में उनको प्रयोगशाला ले जाया जाता है। वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, ये भी ठीक है। तो इस तरह से अगर लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी हैं तो फिर वो आपका सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको एक चुनना है, तो आपको क्या देखना है, बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, इसलिए यहाँ पे ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनी फ्रिक्वेंटली आस्क प्रोबिंग एंड इमेजिनेटिव क्वेश्चंस इन हर क्लास 5th EVS क्लास. By doing so, she aims at improving. मणि अक्सर अपनी कक्षा 5 की EVS कक्षा में खोजी और कल्पनाशील प्रश्न पूछती है। ऐसा करके वह सुधार क्या करना चाहती है, अवलोकन कौशल, भावनात्मक कौशल, श्रवण कौशल या सोचने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन स्किल, इमोशनल स्किल, लिसनिंग स्किल एंड थिंकिंग स्किल। सना जी वेरी गुड इवनिंग। ज़्यादातर आंसर जो हैं वो डी में आ रहे हैं एंड डी इज़ द राइट आंसर। दो लोगों के ए में आए हैं आंसर, अवलोकन कौशल। देखिए कल्पनाशील क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, इसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही है कि कल्पनाशील प्रश्न पूछती है। कल्पनाशील प्रश्न पूछ रही है मतलब वो क्या कर रही है, किसी चीज़ की कल्पना कर रही है कि ऐसा होगा तो कैसा हो जाएगा आगे, मतलब सिर्फ इमेजिनेशन हो रहा है। तो इसमें जब इमेजिनेशन हम किसी चीज़ की करते हैं तो हमारी थिंकिंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो बच्चों में जो है इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आप लोगों को बताया था, हम क्या हो जाते हैं, अफेक्ट से जुड़ जाते हैं लाइफ में कि भाई ऐसा ही होगा, इसके बाद ऐसा ही होना है, इसके आगे हम कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कौशल होता है, वो आगे की भी सोचते हैं और कई चीज़ों को करने से वो कतराते नहीं हैं। अब जैसे मेरे पास ज़्यादातर टाइम मोबाइल रहता है, ये मैं एक ऐसा एग्जांपल आपको बता रही हूँ, जिनके घर पे बच्चे होंगे वो खुद इस चीज़ को फेस करते होंगे, मेरे साथ वो एग्री भी करेंगे। मेरा फ़ोन जो है ज़्यादातर मेरे पास रहता है, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं बस मैं उतना ही उसमें काम करती हूँ, बाकी फ़ोन रख देती हूँ। लेकिन कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे लिए उसमें नया है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो जब मैं उसको ओपन करती हूँ या कुछ इस तरह का काम करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे वो नहीं आता रहता है। बट मेरे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, ईज़िली ओपन करते हैं और बोलते हैं यहाँ नहीं, आप यहाँ इसको दबाइए, इस वाले को क्लिक करिए, हो जाएगा मम्मा, आप यहाँ दबाइए, इसको ऐसा करिए, और वो मुझे बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल भी झिझक नहीं होती है। तो आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ही इमेजिनेटिव हैं, वो आगे बहुत कुछ करने की चाह रखते हैं। ठीक है, तो क्या है, सोचने की जो क्षमता है ना, हमारा क्या होता है कि एक टाइम के बाद हम लिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं। आज का जो जनरेशन है वो हमारी जनरेशन से बहुत फास्ट है और कई सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट लेके भी चलता है, उनको पता होता है कि उनको क्या करना है। तो कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं, बच्चों को मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चे इतना ज़्यादा आगे तक सोचते हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये लोग कहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसीलिए जो है आजकल टेक्नोलॉजी जो है इतनी हाई हो गई है, क्योंकि लोगों को क्या हो रहा है, जो भी इन्वेंशंस होते हैं, आप देखिएगा कि जो इन्वेंशन होते हैं उस इन्वेंशन के थ्रू उसमें कुछ ना कुछ और इनोवेशन होता है। तो आप इनका अंतर जानते ही हैं कि इन्वेंशन मतलब कोई नई चीज़ बनाना और इनोवेशन करना मतलब क्या होता है, उस नई चीज़ में अगर हमें कोई कमी दिखाई दे रही है तो हम उस कमी को दूर करके उस चीज़ में थोड़ा सा डेवलपमेंट ले आते हैं, उसको कहा जाता है इनोवेशन। मतलब उस आविष्कार में हमने कुछ और अच्छी चीज़ें जोड़ करके उसको नए ढंग से प्रेजेंट किया। इन्वेंशन तो हो ही चुका है बट उसको और डेवलप किया। जैसे नॉर्मल पहले बटन वाले फ़ोन आते थे,
अब स्मार्टफोन आ गए हैं, वीडियो कॉलिंग कर ले रहे हैं हम लोग आराम से। कभी हमने सोचा ही नहीं था छोटे में कि इस तरह से वीडियो कॉलिंग होगी, कभी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, पर हमारे बच्चों ने ये सारी चीज़ें अभी से देख ली हैं जो हमने बचपन में कभी नहीं देखी थी। तो उनकी जो थिंकिंग पावर है वो क्या होगी, स्किल जो है और ज़्यादा डेवलप हमसे होगी, हमसे ज़्यादा वो शार्प रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से आगे जो है बच्चों की जो क्षमता है वो काफ़ी डेवलप होने वाली है, ये कंफर्म है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता's मदर यूज टू कीप पिकल जार्स इन द सन सो दैट, सीता की माँ अचार की बरनियों को धूप में रखने को कहती हैं ताकि बिकम हीज मेडिसिन, उसकी दवाई बन जाए, इट गेट्स हॉट इन द सन, वह धूप में गर्म हो जाए, लेट हीज रेपुटेशन गो अवे और नॉट बी स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसकी नमी जो है वो निकल जाए और लंबे समय तक वो खराब न हो, डजेंट स्मेल, उसमें बदबू ना आए। तो इसका आंसर फटाफट सबके आ गया, क्योंकि सबकी माँ ने उनको कहा ही है कि भाई अचार की जो बरनियाँ हैं वो धूप में रख के आओ ताकि उसकी नमी निकल जाए और वो लंबे समय तक खराब नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, इसको मैंने देखा है 2 बार क्वेश्चन पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको इसीलिए मैंने ऐड किया है। ऑलमोस्ट सभी को ये पता है, लेकिन इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी कई बार देखने को क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेक्स्ट बुक एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु में क्या क्या होता है। परिभाषा व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, रटकर सीखने से मना करना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। ये पाठ्य वस्तु में क्या होना चाहिए, है ना, इस बारे में कहा जा रहा है। माही जी का आंसर सबसे पहले आता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब फटाफट आंसर कर रहे हैं और सी आंसर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोग के आ रहे हैं। आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर कट सबको समझ में भी आ रही है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। और पेडागोजिकल आपके लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टिपिकल पाई कास्ट इन द हाउस ऑफ ले और लद्दाख। ले और लद्दाख के घरों में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। पहला है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, दूसरा है पेड़ के तनों को लकड़ी से बनी ढालू छत होती है, सी है बांस का घर होता है, और डी है हल्के वजन का घर होता है। इसमें से देखिए 2-2 ऑप्शन ही दिए गए हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। आपको कोई एक चुनना है जिनमें से 2-2 ऑप्शन जिसमें होंगे, सब में 2-2 ऑप्शन हैं। अरे सॉरी की देखिए कोई बात नहीं है, ये मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, सॉरी फील नहीं करना है आपको, आप सीखने आ रहे हैं। हाँ, ए आंसर आ रहे हैं बिना किसी डाउट के, और बिल्कुल सही आंसर है आप सभी के, ए इज़ द राइट आंसर। देखिए निचली मंजिल में यहाँ कोई खिड़की नहीं होती है, क्योंकि इसको एज अ स्टोर रूम वो यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा जब ठंड के दिन आते हैं तो वो क्या करते हैं, जानवरों वगैरह को भी वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और पेड़ के तनों की जो लकड़ी होती है उनसे बनी हुई ढालू छतें होती हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरते हैं, तो बर्फ़ अगर हम सीधी छतें रखेंगे तो उनमें बर्फ़ जम जाएगा, जिसके कारण वो छत जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए ढालू छत होती है जिससे आसानी से बर्फ़ जो है वो गिर जाए, थोड़ा सा भी गर्मी होती है तो वो बर्फ़ जो है वो पिघल करके वहाँ से स्लिप होके गिर जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। लिविंग विथ हिज फैमिली इन केरला शो देम that there are trees that are different from the tall trees in his hometown Shimla. These trees can. रेहाना जो है एक अपने परिवार के साथ केरला जाती है, वहाँ से दिखते हैं उन्हें बहुत सारे पेड़ जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे पेड़ों से अलग हैं। ये पेड़ कौन से हो सकते हैं,
ये पेड़ सेब के हो सकते हैं, लीची के हो सकते हैं, नारियल के हो सकते हैं या देवदार के हो सकते हैं। वो शिमला में रहती है, लेकिन जा कहाँ रही है? वो केरला जा रही है। और इसका राइट आंसर जो है वो सी है। केरला में आपको नारियल के पेड़ ही दिखाई पड़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को पूछने का ढंग कैसा है, सीधे सीधे इसने नहीं पूछा है कि केरला में कौन से पेड़, सीधे सीधे पूछ सकता था कि भाई केरला में कौन से पेड़ होते हैं, तो इसने क्या किया, घुमा करके उसको पूछा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। चलिए आगे। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, एक लाइक कर दो, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा दो। जब मैं इतना मोटिवेट आप लोगों को कर रही हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट आप मुझे भी कर दो, मुझे भी थोड़ी खुशी हो जाए। ठीक है, चलिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज़ वो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है कि मेरे बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर इज रेपिटेडली ग्रोइंग पैडी क्रॉप्स इन हिज फील्ड्स by using more fertilizer and pesticides. By doing this, the soil of his fields. कोई किसान जो है उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा अर्थात मिट्टी कैसी हो जाएगी? केवल धान के फसलों की ही लिए उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बनी रहेगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो आंसर फटाफट आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड, बहुत सही। और सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी के। तो ये झूम की खेती के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने कि झूम की खेती क्या होती है कि एक जगह एक टुकड़ा ले लिया जाता है। कि देखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और जोड़ के आप लोगों को इसीलिए बताती हूँ ताकि वो आपको आप इंटरकनेक्ट कर सकें क्वेश्चंस को और याद रख सकें। तो देखिए झूम की खेती का भी एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है, फसल उगाने के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा ले लिया जाता है, वहाँ पे फसल उगाई जाती है। फिर जब वहाँ फसल की कटाई हो जाती है तो उस ज़मीन को एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, ताकि वो ज़मीन जो है ना अपनी जो सारी शक्तियाँ हैं उसको वापस ला सके। क्योंकि आप कंटिन्यूस पे अगर काम करते रहेंगे, जुताई करते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी जो उर्वरक क्षमता है एक ज़मीन की वो भी कम हो जाएगी। ये नाइट्रोजन साइकिल में भी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के कुछ अंश जो हैं, बारिश का पानी उसके अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। सनलाइट जाता है, आप कंटिन्यू उस पर फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, कंटिन्यू उस पर फसल उगाएंगे तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद बिल्कुल बंजर, किसी काम की नहीं। वहाँ आप कितना भी उगा लो फिर वहाँ कुछ उगने वाला नहीं है। हाँ, कई जगह क्या है घास को भी जला दिया जाता है। जैसे जो बच जाता है, नीचे का जो टुकड़ा बच जाता है धान की कटाई के बाद, गेहूं की कटाई के बाद, उसको वहीं जमा करके रख दिया जाता है और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, वहीं पे जला दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी अगर उसको सही ढंग से ना जलाया जाए तो मिट्टी भी जो है वो जलती है, जिससे मिट्टी खराब हो जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो इन सब चीज़ के लिए भी जो है बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो लोग क्या करते थे पहले के टाइम पे, जो काट करके जो निकलता था उस सबको खिला देते थे गायों को, जो गाय बैल भैंस होते हैं उनको खिला देते थे। अब कई लोग उतना नहीं करते हैं, उसको जला देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है प्रकृति के लिए, पराली जिसको कहा जाता है, वो प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो जाता है। हाँ, तो झूम की खेती जो होती है वो यही होता है कि कुछ पीरियड के लिए उसको छोड़ दिया जाता है ताकि उसको रेस्ट मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ साइंस एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन रोहन्स स्कूल. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड विथ अ पर्पज. विच ऑब्जेक्टिव डू यू थिंक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन का उद्देश्य इसके साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के को सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना।
बहुत इजी है इसका आंसर। बबली जी, मैं झारखंड से हूँ। अभी झारखंड में मतलब रह रही हूँ। बेसिकली मैं बिहार से हूँ, बट अभी झारखंड में रहती हूँ। हाँ, तो इसमें ज़्यादातर जो है आंसर बी में आ रहे हैं, कुछ लोग ए भी कर रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए बी जो है वो राइट आंसर है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, क्योंकि सबसे पहले क्या है, शिक्षार्थियों को सृजन करने लायक बनाना सबसे पहला उद्देश्य है। अगर इसमें दो ऑप्शन चुनने होते तो सचमुच ए ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, कोई ऐसा उसमें खराब बात नहीं है। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य क्या है कि बच्चों को सृजनशील बनाना है। वो पहले सीखेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे, तब आगे व्यवसाय के लिए वो क्या होंगे, उस लायक होंगे। तो पहले उनके अंदर में जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ाना ही एक स्कूल में टीचर का, एक स्कूल का उद्देश्य होता है। इसलिए हम पहले बी को चुनेंगे, और अगर दो ऑप्शन हमें चुनने का मौका मिलता है तो ए और बी दोनों को चुना जा सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा पलामू है, झारखंड में। गढ़वा आपने सुना होगा, पलामू डिस्ट्रिक्ट में हम आते हैं, तो यहाँ पे मैं रहती हूँ। ठीक है, खुशबू जी, आपके फ़ोन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी और बच्चे की कोई शिकायत नहीं आ रही है कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। आप देखिए कि आपके, हो सकता है स्क्रीन पे प्रॉब्लम हो, तो आप फ़ोन को आड़ा कर लीजिए, आंसर आप मत कीजिए, सिर्फ क्वेश्चंस देख लीजिए और कहीं कॉपी में अपने आंसर्स नोट करते जाइए, और फिर आंसर स्क्रीन से देख के मिला लीजिए। हो सकता है कि फ़ोन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही होगी सेटिंग में। ठीक है, चलिए, ओके, आप भी झारखंड से हैं। झारखंड में कहाँ से? चलिए आगे बढ़ते हैं। Students of class 4th are asked by their teacher to discuss what happened to the food we eat inside our body. Which of the following is objective? जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है। बच्चे से शिक्षक जो है वो पूछ रहा है कि भाई क्या होता है, हम जो कोई खाना खाते हैं उसका क्या होता है। तो डेवलपिंग, पाचन क्रिया जो है, वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, और प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करें विद्यार्थियों की मदद करना, विद्यार्थियों की अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, और उपयुक्त में से सभी। गोंडा डिस्ट्रिक्ट, अच्छा गोड्डा, ठीक ठीक। अच्छा, बोकारो से हैं आप, ओके। इसमें ज़्यादातर आंसर जो हैं वो डी में आ रहे हैं। और इसका राइट आंसर भी क्या होगा, डी ही होगा। यहाँ गलती से सी छप गया है, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। द राइट आंसर इज ऑल्सो डी। शायद गलती से यहाँ पे सी आ गया है कि उपयुक्त सभी, सारी चीज़ें इसमें सही हैं। ये इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, आप सबको डी हो गया, तो जिन्होंने डी किया है वो सही है, बिल्कुल सही आंसर है डी। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो डी होगा, उपयुक्त सभी जो हैं ये ठीक है, डी। थोड़ा सा घूम फिर के होता है, ये इस पे सही से बनता नहीं है लिखते, बट आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें मैं इसको करेक्ट कर दूंगी। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा डिज़ाइन ज़्यादा हो गया है डी में, सबको अब हंसी भी आ जाएगी इसलिए। तो उपयुक्त में से सभी जो है ये ऑप्शन इसका सही होगा, डी इज़ द राइट आंसर। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग भी, कि विद्यार्थियों को कल्पनाशीलता का भी विकास होता है, प्रश्न के सही उत्तर भी उनको मिलते हैं, और अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण भी होता है। तो उपयुक्त में से सभी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्यन और टीचर ऑफ क्लास 4th organize a trip of museum. What process skill can be encouraged
थ्रू दिस फील्ड ट्रिप। देखिए कक्षा 4 के जो अध्यापक हैं अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रतीकात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान, अवलोकनों एवं मॉडलों का निर्माण, नक्शा बनाना एवं मापन करना। कहाँ जा रहे हैं ये? म्यूजियम जा रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ वहाँ पे हो सकती है? वो देखेंगे कई चीज़ों को, नई नई चीज़ों को वहाँ देखेंगे जो आज तक उन्होंने देखा नहीं है म्यूजियम में। ये जो स्क्रीन पे आप लोग को नंबर शो हो रहा है इसमें आप कांटेक्ट करिए, आपको नोट्स कैसे मिलेगा आपको पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा, और सी इसलिए होगा कि वहाँ जा कर के वो क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे, किन किन चीज़ों को देखेंगे, उनके बारे में लिखेंगे, समझेंगे। तो ये अवलोकन का काम सबसे पहले होगा म्यूजियम में। म्यूजियम में तो जाके हम कुछ छू नहीं सकते ना, तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं? अवलोकन ही कर सकते हैं, और घर आकर के हम उस तरह के मॉडलों का निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं क्षेत्र भ्रमण से हमको यहाँ पे फ़ायदा ये मिलता है कि वो कई तरह के नई चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। अब जैसे म्यूज़ियम कई तरह के होते हैं। एक तो होता है कि हम पहले म्यूज़ियम के बारे में क्या जानते थे कि पुराने समय में जो मंदिर वगैरह हुआ करते थे, जो राजमहल हुआ करते थे, उनके जो सामान वगैरह हैं, अवशेष जो हैं, उनको म्यूज़ियम में रखा जाता है। लेकिन अब बहुत तरह के म्यूज़ियम जो हैं वो देखने को मिलते हैं। साइंस म्यूज़ियम होता है, आर्ट म्यूज़ियम होता है। तो जो दिल्ली में रहे होंगे या रह रहे होंगे अभी, उन्हें पता है कि वहाँ का आर्ट म्यूज़ियम जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही देखने लायक है। साइंस म्यूज़ियम आपका हो गया, उसके बाद जैसे आपका वो रहता है प्लेनेटोरियम वगैरह रहता है। वो सब चीज़ें जैसे बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे क्या सीखते हैं? कई सारी चीज़ें अवलोकन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सबसे पहला इसमें आएगा ऑब्जर्वेशन और मॉडलों का निर्माण। ठीक है, इसको करेक्ट करिएगा। नहीं, चेक करिए माही जी, आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़ोन अपना भी रखा हुआ है, आवाज़ आ रही है प्रॉपर उसमें से। थोड़ा सा आप चेक करिए, और नहीं हो रहा है तो एक बार वीडियो से बाहर निकल जाइए और फिर ज्वाइन करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में आवाज़ नहीं आती है। ये सब टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा लंबा है। जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती हैं कि पानी में कौन कौन सी चीज़ें घुलेंगी, कौन सी नहीं घुलेंगी। छात्रों से हम सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? रोटी सब्जी तो नहीं बनानी है स्कूल में, है ना? प्राइमरी स्कूल में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, इसलिए छात्रों के सीखने के क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता, छात्रों को सम्मिलित करना उनसे ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके और छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है आपका ए होगा, ए, सी और डी। ठीक है, सिर्फ बी जो है इसमें परिवारों को शामिल करने का कोई उद्देश्य नहीं है। और देखिए जो प्राइमरी क्लास होती है वहाँ पे कोई प्रयोगशाला नहीं होती, छोटी क्लासेस में। बड़ी क्लास से ही आप जाते हो, 7th 8th से ही प्रयोगशाला में आपका जाना होता है। तो छोटे बच्चों को तो हम प्रयोगशाला ले जा नहीं सकते, तो उनको क्लास में इस तरह के प्रयोग करा सकते हैं कि हाँ भाई आप पानी लीजिए, उसमें घोलिए, चीनी घुल जाती है क्या? तो हाँ वो घुलनशील है। आप आटा डालिए, वो नहीं घुल पा रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है तो घुलनशील नहीं है। तो नींबू का रस आपने डाला तो वो घुल गई। तो इसलिए ए जो है बिल्कुल सही है। फिर आपका बी नहीं सही होगा, क्योंकि परिवारों को पढ़ाने का तो स्कूल ने कोई ठेका लिया नहीं है, बच्चों को ही पढ़ाने का लिया हुआ है कि भाई बच्चों को पढ़ाना है। तो छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, तो ये वाला आपका नहीं होगा। फिर है तीसरा सी, कि छात्रों को सम्मिलित करना, उनसे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। सब मिल करके ये काम करते हैं, सब छात्रों को मज़ा भी आता है और हर बच्चा ये काम को आसानी से कर सकता है, तो सम्मिलित रूप से ये कर पाते हैं। और लास्ट वाला है कि छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर पाता है, क्योंकि जो स्कूल में उसको बुक में दिया हुआ है वो खुद उसको करके अपने हिसाब से कर ले रहा है। ठीक है, हाँ थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना, थोड़ी दिक्कत आप लोगों को आ रही होगी। कई बार एक पेज में पूरा आ नहीं पाता है, कई क्वेश्चन बहुत बहुत लंबे रहते हैं, दिक्कत तो होती है। इसीलिए मैंने इसको अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। इट्स ओके। तो ए इज़ द राइट आंसर, जिसमें सिर्फ बी वाला जो है आप लोग को नहीं छांटना था,
क्योंकि इसमें परिवारों को शामिल करने की बात कही गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स आर sensitized to some of the social issues of our country. Identify which of the following sets of social issue are dealt in curriculum. प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्य चर्चा के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि किन मुद्दों के बारे में पाठ्यचर्या में लिया गया है, किन मुद्दों के बारे में बताया जाता है छोटे बच्चों को। बाल मजदूरी, वर्ग असमानताएं, जाति भेद, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा, जाति भेद और घरेलू हिंसा। छोटे बच्चों के चैप्टर्स में क्या क्या रहता है, तो उसमें रहता है बाल मजदूरी, वर्ग असमानताएं, ये दोनों चीज के बारे में उनका रहता है। अलग अलग वर्गों में लोगों को बांटा गया है। ठीक है, अभी तक आंसर नहीं आए थे ज़्यादा लोगों के। टीना जी का आंसर आ गया। घरेलू हिंसा के बारे में जो है बच्चों को नहीं बताया जाता, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो हो जाता है थोड़े बड़े बच्चे समझ पाते हैं। दहेज प्रथा के बारे में भी थोड़े बड़े बच्चे जो हैं वो समझ पाते हैं कि दहेज प्रथा क्या होती है। ठीक है, तो ये घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा जो है ये नहीं आएगा। लेकिन बाल मजदूरी के बारे में छोटे बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों से काम करवाया जाता है, ये मतलब जो है वो सही नहीं है, इसके बारे में बच्चों को बताया जाता है। और वर्ग असमानताएं बताई जाती हैं कि कई लोगों से खराब व्यवहार किया जाता था, जाति भेद किया जाता था, तो ये वर्ग की जो असमानताएं ये बच्चों को बताई जाती हैं। लेकिन दहेज प्रथा जो है थोड़े बड़े बच्चों को बताया जाता है, डाउरी वगैरह, फिर उनको डिबेट्स कराए जाते हैं। और जो घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा के बारे में जो है ये दोनों ही चीज़ें बड़ी क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो है बाल मजदूरी और वर्ग असमानताएं ये पढ़ाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर अबाउट ईवीएस टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल? सबसे बड़ी क्या है? उपयुक्त विशेषता बतानी है आपको। विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं के पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रटना द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। और लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। इसका राइट आंसर जो है वो है सी। आप लोग अभी तक आंसर नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने समझने में ही टाइम लग जा रहा है काफ़ी। आंसर थोड़ा पहले आ जा रहा है क्योंकि टाइम से आ जाता है आंसर।